वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो ये देखा था कि मुगल्स किस तरीके से डिक्लाइन करते हैं। हालांकि मुगल्स के हम देखे थे तो मोहम्मद शाह रंगीला तक हमने उनका पूरा कार्यकाल देखा था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कुछ चीज़ें जानी भी थी, उनका करेक्टर कैसा था, वो कैसे काम करते थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने वीक थे। ठीक है। उनकी वीकनेस का एक सिलसिला ये भी है कि उनके रहते हुए हिंदुस्तान पर नादिर शाह अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मुगल एम्पायर अपने आप में अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको ख़त्म कर देता है, उसे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और रीजनल जो पावर्स हैं वो राइज करती हैं, ऑटोनोमस स्टेट्स राइज करते हैं, रिबेल स्टेट राइज करते हैं। यानी हिंदुस्तान में कई सारे टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं जो अपनी अपनी स्ट्रगल्स, अपनी अपनी पावर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें पूरा जो रोल रहता है वो नादिर शाह का रहता है। अब नादिर शाह कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे इस क्लास में। क्या उसने किया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और इंडियन स्टेट्स उस समय किस पोजीशंस में पहुंचे, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय क्या कर रही थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आज की क्लास हमारी पूरी नादिर शाह के अटैक के ऊपर है, नादिर शाह ने हिंदुस्तान में क्या किया। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नादिर शाह। देखो, नादिर शाह जो राजा बनता है ये बनता है ईरान का। ठीक है, ईरान का ये राजा बनता है। कब बनता है? 1736 में। और कब तक ये रहता है? 1747, यानी लगभग 11 साल इसने राज किया। इससे पहले ये राजा नहीं था, इससे पहले ये प्रिजनर हुआ करता था किसी डायनेस्टी का, वहाँ से, और अपनी स्ट्रगल स्टोरी उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और जानना भी नहीं है, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती इस चीज़ की। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो। नादिर शाह 1736 में ईरान का राजा बनता है। किसका? ईरान का। ठीक, इसका राजा बनता है। अब नादिर शाह एक अपने क्लैन से बिलोंग करता था, उस क्लैन का नाम था अफशरिद। कौन सा क्लैन था? अफशरिद। तो इसके राज को बोला जाता है अफशरिद डायनेस्टी। अफशरिद डायनेस्टी, इसको फाउंडर ऑफ अफशरिद डायनेस्टी बोलते हैं। तो फाउंडर लिख लो, फाउंडर ऑफ अफशरिद डायनेस्टी। ठीक है, ईरान में अपना ये रूल शुरू करता है। ईरान में क्या है, स्ट्रगल बहुत था, ये अपना इसको एक्सपेंड करता है ईरान के रूल को। यूजुअली ईरान का रूल उस समय माना जाता था अफगानिस्तान में। तो एक बार जब जो राजा बन जाता है तो पिछले वाले राजा को हटा के जब राजा बनते हो तो आपको पूरी बाउंड्रीज एक बार चेक करनी होती है ना, कि कौन कौन आपके पक्ष में है, कौन विपक्ष में। जो विपक्ष में उसको जाहिर सी तौर पे हटा दिया जाता है या मार दिया जाता है। ठीक है, तो नादिर शाह ने अपना कैंपेन शुरू किया टुवर्ड द ईस्ट, और उस समय ईरान का ईस्ट मतलब समझ लो अफगानिस्तान। ठीक है, क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसको कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं मिला। ठीक है, चीज़ें नॉर्मल रही, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहा तो वहाँ पे अपना लड़ाई फड़ाई करके सेटलमेंट कर लिया। अब ध्यान रखना, उस समय मिडिल ईस्ट में एक चीज़ थी। मिडिल ईस्ट का मतलब जहाँ पर ही ईरान है, ईरान, इराक, ये वाला एरिया, यहाँ पर एक चीज़ चलती थी, वो थी ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, मतलब बहुत पावरफुल। उसी के बगल में नादिर शाह ने अपना एक एम्पायर डायनेस्टी क्रिएट की, है ना। और दोनों के बीच में दो सिंपल सी बात समझो, जो भी राजा हैं वो हमेशा अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे। तो ऑटोमन एम्पायर और ये इनका पर्शियन एम्पायर, इन दोनों के बीच में कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्योंकि नादिर शाह, या उस समय कह सकते हो जी, अपना जो पर्शियन एम्पायर है ये कमज़ोर था, और ऑटोमन एम्पायर उस समय ह्यूमंगस था, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ज़्यादा वो हो नहीं पा रहा था, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रगल कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कमज़ोर हो तो स्ट्रगल क्या ही करोगे, है ना। तो इसने ये सोचा कि वेस्ट तो नहीं जा सकते, वहाँ ऑटोमन एम्पायर बैठा हुआ है, तो ईस्ट चलते हैं। तो ईस्ट में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में ज़्यादा रेजिस्टेंस इनको मिला नहीं, तो उन्होंने आसानी से कैप्चर कर लिया। ठीक है,
अफगानिस्तान ने जो कैप्चर किया तो इसने एक सिटी बसाई जिसको बोला गया नादिराबाद। फाउंडेड ए सिटी, क्या बोला गया? नादिराबाद। अपने नाम से लगाई तो नादिराबाद। अच्छा, अब क्योंकि अफगानिस्तान में ये था, अफगानिस्तान में छोटा मोटा स्ट्रगल इसके चल रहे थे, है ना, तो इसने ये बोला कि देखो सर ऐसा है कि मेरे को ईरान तक जाना है और ईरान तक जाने के लिए मुझे बीच में मुग़ल एम्पायर पड़ता है, कि मुग़ल एम्पायर के थ्रू एक रास्ता दे दो, मतलब आने जाने के लिए परमानेंट रास्ता नहीं, ताकि मैं अपनी राशन पानी और अपनी जो सप्लाईज़ हैं, एमुनिशंस हैं, उनको मंगा सकूँ। ठीक है, और ध्यान रखना उस समय जो मुग़ल एम्पायर है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, वो उस समय आज का जो कांधार वाला एरिया है, गंधार वाला अफ़गानिस्तान वाला का जो बॉर्डर है, वहाँ तक ये सीमित था। तो जाहिर सी बात है कि नादिर शाह और मुग़ल एम्पायर के बीच में कॉन्टैक्ट बन नहीं थे। अब वो कॉन्टैक्ट या तो फ्रेंडली हो सकते हैं या वो एनिमिटी से भरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि उस समय मुग़ल डायनेस्टी का एक गवर्नर अपॉइंट कर रखा था, और गवर्नर से उन्होंने रास्ता मांगा तो उन्होंने कुछ रास्ता दिया नहीं, बोले कि हम रास्ता आपको देंगे नहीं, आप अपना बिजनेस अपनी तरफ ही करिए, मरिए जिए, हमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी सॉवरेंटी भी एक चैलेंज होती है, अगर आप किसी को रास्ता देते हो तो वो भी चीज़ें, लेकिन एक तरीके से रिक्वेस्ट की नादिर शाह ने, जो कि डिक्लाइन कर दी गई। नादिर शाह ने बोला कि यार ये बताओ, अफगानिस्तान तो हमने जीत ही लिया, जरा इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया की तरफ जाने का एक और कारण था, एक तो ये थोड़ी सी एनिमिटी थी, है ना, थोड़ा सा रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे मुग़ल बॉर्डर में, मुग़ल के गवर्नर से उनके साथ। तो इसने बोला कि एक काम करो, अपनी एक छोटी सी टुकड़ी भेजो, छोटा सा कॉन्वे भेजो, किसके पास? मुग़ल एम्पायर के पास, और उनसे रास्ता मांगते हैं। तो जब नादिर शाह का जो मैसेंजर है जा रहा था, इसको बीच में ही एग्जीक्यूट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ये पहुंच नहीं पाया मुग़ल एम्पायर तक। तो यहाँ पर ये सीन देखने को मिलता है कि मुग़ल एम्पायर के बीच में और नादिर शाह के बीच में, या मुग़ल एम्पायर के बीच में बेसिकली और नादिर शाह के बीच में रिलेशन बिगड़ने शुरू हो गए। स्टार्टिंग में रिलेशन कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बिगड़ने शुरू होते हैं। नादिर शाह मन बनाता है कि अब दिल्ली चलना पड़ेगा। तो एक तो ये रिलेशन बैड रिलेशन बोल सकते हो, तो फिर इसने दिल्ली चलो अभियान शुरू कर दिया। दूसरा, क्योंकि इंडिया जाना जाता था उस समय अपनी वेल्थ के लिए, और इतिहास रहा है कि जिसको भी पैसों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, वो चुपचाप आया इंडिया में, लूटपाट की और चला गया। आया, राजाओं को हराया, लूटपाट की और चला गया। तो जिसको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी वो ये मान के चलता था कि इंडिया एक ऐसी बैंक है जहाँ जाओ, ना कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है आपको, ना कोई खाता खुलाने की ज़रूरत है, बस ताले की चाबी खोलो खजाने की, खजाना भरो झोले में और लेके चले आओ। तो एक तो फाइन वेल्थ, इंडियन वेल्थ इसने अट्रैक्ट किया। यूजुअली जब अगर रिलेशन ख़राब भी नहीं होते तब भी उन्हें ये पता है कि इंडिया आना ही आना है, क्यों? वेल्थ के लिए, बिना पैसों के कुछ चलता नहीं है। अब ये इंडिया की तरफ मार्च करना शुरू करता है। कब मार्च करना शुरू करता है? 6 नवंबर 1738 में। ध्यान रखना, 6 नवंबर 1738 में इंडिया की तरफ ही मार्च करना शुरू करता है फ्रॉम द खैबर पख्तून या खैबर पास के थ्रू। ठीक है, थ्रू खैबर पास। उस समय खैबर पास पर मुगल रूल कर रहे थे। वो खैबर पास एक ऐसा गेटवे है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप अफ़गानिस्तान वाले एरिया से इंडिया में आ सकते हो, अदरवाइज़ आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी जो कि डिफ़िकल्ट रास्ता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से पास था, तो जहाँ से आना शुरू किया। ध्यान रखना कब शुरू हुआ? 6 नवंबर 1938। और ये दिल्ली तक, दिल्ली से पहले एक जगह पड़ती है करनाल। ठीक है, करनाल ये पहुँच जाता है 24 फरवरी 24 फरवरी
1739 कहाँ पहुंचता है? करनाल में। ठीक है, करनाल में पहुंच जाता है। अब ध्यान रखना, देखो मुगल एम्पायर उस समय इतना बड़ा था, उसे जानकारी थी कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर कुछ गड़बड़ चल रही है और नादिर शाह इंडिया में आ रहा है। ठीक है, अटैक करने दिल्ली तक वो आएगा ही आएगा। आपके पास 3 महीने थे, 3 महीने उसे लगे वहाँ से यहाँ तक आने में। यहाँ पर जो राजा था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल एम्परर कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये मोहम्मद शाह है, ये बस ऐसे ही टालता रहा। देखो ये बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये ऐसा निकम्मा राजा था जिसको अपनी भोग विलासता, अपने ऐशो आराम के सिवा देश से कोई मतलब नहीं था। इसे नाच गाने पसंद थे, इसको दारू पसंद थी, शराब पसंद थी, इसको औरतें पसंद थीं। ये पूरे दिन इसी काम में लगा रहता था, इसको मतलब नहीं इसका राज्य कैसे चल रहा है। राज्य चल रहा था सब अधिकारियों के भरोसे, नोबल्स के भरोसे, तो भैया तुम ही चलाओ, हम तो अपना एंजॉय करेंगे। इसको लोगों ने कहा भी जाके वो नादिर शाह आ रहा है अटैक करने, यार कुछ सोच लो। लेकिन हाँ देखेंगे, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। टालता गया और जब नादिर शाह बिल्कुल गेट पर आ गया तब लोगों ने कहा कि अब तो शर्म कर ले, अब तो वो गेट पर ही आ गया है ना, अब तो बिल्कुल आ ही गया, अब तो खड़ा हो जा। तो अपने कुछ छोटे मोटे सैनिकों को लेकर ये लड़ने पहुंच गया, जिसे बोला गया बैटल ऑफ करनाल। तो करनाल में मोहम्मद शाह और नादिर शाह की मुलाकात होती है। एक छोटा सा युद्ध होता है और जिसमें मोहम्मद शाह बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, क्या होता है? बैटल ऑफ करनाल। किसके बीच में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक, जिसमें हार जाते हैं। अब होता यह है कि नादिर शाह मोहम्मद शाह को मारता नहीं है, उसको बंदी बनाकर, मतलब था तो वो बंदा ही, लेकिन वो बांधने वाला बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली लेकर आता है और दिल्ली में अपना एक दरबार लगाता है जिसको बोला था नादिर शाह दरबार। नादिर शाह दरबार। ठीक, और दिल्ली में अपना दरबार लगाता, अपना मतलब राज करता है। और जो मोहम्मद शाह ये इसका गुलाम के तौर पे उसको सर्व करने में लगा रहता है। ठीक, होता ये है कि 21 मार्च को जो इसके सोल्जर्स थे ये कुछ खरीदने पहाड़गंज मार्केट में जाते हैं। पहाड़गंज एक जगह है दिल्ली में, मार्केट है वहाँ। ठीक है, वहाँ कुछ खरीदने जाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो वो रेट पूछते हैं कि भाई कितने का दिया है। दुकानदार अपने रेट बताता है तो इनके सोल्जर्स बोलते हैं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा रेट है, इनको कुछ कम कर लो। दुकानदार मना कर देते हैं कि देखो रेट कम नहीं होंगे, रेट तो यही रहेंगे। तो दोनों के बीच में एक तलखी भरी बहस हो जाती है और बहस इस हद तक पहुंच जाती है कि उस बाजार के लोग नादिर शाह के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और नादिर शाह के सैनिक मारे जाते हैं। नादिर शाह इस बात से नाराज होता है और फिर उसी रात 21 मार्च की रात अफवाह ये भी उड़ती है कि नादिर शाह को एक फीमेल सोल्जर ने मार दिया। और जब ये अफवाह उड़ी कि फीमेल सोल्जर ने मार दिया तो यहाँ के जो दिल्ली के जो लोग थे ये बड़े उत्साह में आए और इन्होंने नादिर शाह की आर्मी पर अटैक कर दिया। वहाँ के उनके सोल्जर्स मारने शुरू कर दिए। अराउंड 3,000 सोल्जर्स उसी रात मार दिए गए। सोल्जर्स वर किल्ड। ठीक है, इतने सोल्जर लगभग मार दिए गए। नादिर शाह इस बात से बड़ा नाराज होता है कि यार देखो रूलर मैं हूँ, मैंने तुम्हारे पूरे
राजा को हराया, तुम्हारी सेनाओं को हराया, और रातों रात तुमने मेरे 3000 सोल्जर मार कैसे दिए। नादिर शाह बड़ा गुस्सा में 22 मार्च को सुबह ही सुबह अपना दरबार लगाता है और अपने सोल्जर्स को खुली आज़ादी दे देता है कि आप कत्ले आम करिए। कत्ले आम यानी जो भी सड़कों पर मिले, जो भी घरों में मिले, उसको मारिए और दिल्ली को लूटिए। जितना भी लूटेंगे उसमें आपका भी हिस्सा होगा। कहा यह जाता है कि ये आदेश जैसे ही पास होता है 6 घंटे के अंदर लगभग 30,000 लोग मार दिए जाते हैं। पूरी दिल्ली में सिर्फ लाशें दिखाई देती हैं। 30,000 लोग बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये आदेश को सिर्फ 6 घंटे हुए थे। मोहम्मद शाह उसके पैरों में गिर जाता है नादिर शाह के में और बोलता है कि महाराज माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब आगे से गलती नहीं होगी, ठीक है। नाक रगड़नी शुरू कर देता है। 6 घंटे माफ़ी मांगते 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 तब जाके नादिर शाह बोलता है ओके अटैक रोक दिए जाए। तब तक 30,000 लोग दिल्ली के मार दिए गए। नादिर शाह को अब शांत करने के लिए भाई इन्होंने क्या किया कि जो भी ट्रेजरी थी वो ट्रेजरी पूरी खाली कर दी। क्या क्या दे दिया इन्हें, तो दे क्या दिया, इनकी तो क्या ही औकात थी, है ना। तुम गुलाम हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या दे दोगे। नादिर शाह ने प्लंडरिंग की। नादिर शाह ने प्लंडरिंग का हिसाब किताब तो खैर है ही नहीं, लेकिन जो मेजर चीज़ें उठा ली उनका लेखा जोखा है कि हाँ भाई ये चीज़ें ले गया था वो। पहला, फाइन लगाया इन हरकतों की वजह से, फाइंड विद 20 मिलियन रुपीज़। $20 मिलियन का उस समय पेनल्टी लगाई। आज के टाइम पे कम है, लेकिन उसके टाइम पे ये आप मान के चलो कि उस समय आपकी जो वेल्थ है उसका 80%, आपकी वेल्थ का 80% पैसा फाइन के तौर पे जाएगा। और हाँ के अलावा कुछ कर नहीं सकते। और नादिर शाह को जो जो पसंद आया वो ले गया। जो खजाने की चाबी हैं ये दे दी जाएंगी नादिर शाह को। तो कीज़ ऑफ इंपीरियल वेल्थ या इंपीरियल ट्रेजरी। ठीक है। तीसरा, जब खजाने की चाबी दे दी तो कितना भी ले लो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। पीकॉक थ्रोन, अब ये शाहजहां ने बनवाया था अपने बैठने के लिए सिंहासन, जिसमें सोने फोने के चीज़ें लगी थी, हीरे मोती लगे थे, तो काफ़ी महंगा था, है ना। ये से उठा के ये ले गया कि इस पे तो अब हम ही बैठेंगे। चौथी चीज़, कोहिनूर। अब इसके बारे में सब जानते हैं, है ना, कि कोहिनूर ले गए। अब सब गाली देते हैं अंग्रेज़ों को कि भैया कोहिनूर को अंग्रेज़ ले गए, कोहिनूर को अंग्रेज़ ले गए। हाँ ठीक है, कोहिनूर को अंग्रेज़ ले गए, तुम्हारी बात मान ली हमने, लेकिन कोहिनूर को ओरिजिनली लेकर गया था तुमसे लूट कर लेकर गया था। तुम्हारे गले पर पैर रखकर, तुम्हारी जवान खींचकर कोहिनूर लेकर गया था नादिर शाह। अच्छा, कोहिनूर को हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, माउंटेन ऑफ लाइट। माउंटेन ऑफ लाइट, ठीक। अच्छा, कोहिनूर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसी की तरह एक और हीरा था, बहुत नायाब था, जिसको हम बोलते हैं दरियाए ए नूर। दरिया ए नूर, ये भी कोहिनूर के इक्वल ही है, लगभग थोड़ा सा कम है लेकिन है। इसको बोला जाता है सी ऑफ लाइट। ठीक है, ये हीरा भी लेकर गए थे, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर आज के टाइम पे तो अंग्रेजों के पास है, और ये दरियाए नूर ये आज भी पर्शियन के पास है, ईरान के पास है, ठीक है। और भी चीज़ें, लेकिन ये नोटेबल चीज़ें हैं जो उसने ऑफिशियली लूटी थी।
ठीक है। अब देखो, बहुत लूटपाट करने के बाद इसका मन होता है कि चलो यार अब बहुत रह लिए, यहाँ कुछ खास बचा नहीं है, घर की याद आ रही है, उठाया बोरिया बिस्तर और इंडिया से वापस चलना, दिल्ली से वापस चलना शुरू कर दिया। कब? 16 मई 1739, 16 मई 1739 को इसने दिल्ली छोड़ दिया। अब लौटते समय सिख जो थे, सिख आर्मी, उसने इस पर अटैक कर दिया। अब सोचो, जब मुगल एम्पायर हार गए तो और सिख आर्मी को ने अटैक कर दिया। ठीक, तो यहां पर ऑन रिटर्न तो सिख अटैक नादिर, इसके कॉन्वॉय पर अटैक किया, इसकी आर्मी पर अटैक किया, बहुतों को मारा। ठीक है, अब सोचोगे तुम इसके सर, जब इसने पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा को हरा दिया, ये सिख इतने पावरफुल कैसे हो गए कि इन्होंने नादिर साहब पे अटैक कर दिया। तो देखो ऐसा है कि उस समय मुगल एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था हिंदुस्तान का, लेकिन सबसे ताकतवर एम्पायर नहीं था। समझ गए? जो राजा लड़ ही ना पाए, जिस राज्य की आर्मी लड़ ही ना पाए, वो भले ही कितना बड़ा हो लेकिन वो कमज़ोर माना जाएगा। तो मुगल एम्पायर उस समय बड़ा तो था लेकिन कमज़ोर था। सिख उस समय स्ट्रॉन्ग फेज में थे, इनको बहुत लंबा समय हो गया था मुगल से लड़ते लड़ते, तो इनके पास उस समय करेज, वेल्थ और सब कुछ था, लड़ने की ताकत थी। ठीक। अब आप बोलोगे सब जब ये अंदर आ रहे थे तब क्यों नहीं लड़े ये? तब इसलिए नहीं लड़े क्योंकि ये आ तो दिल्ली के लिए रहे थे, मुगल्स के लिए, और मुगल्स के ये सिख दुश्मन थे उस समय। तो इन्होंने कहा जब नादिर शाह आ ही रहा है इनको पीटने, तो हम क्यों नादिर शाह से लड़ें। लेकिन जब जा रहा था, आप कहोगे जाते समय क्यों लड़े फिर, जब आते समय नहीं लड़े? तो जाते समय इसलिए लड़े क्योंकि पैसा लेकर जा रहा था सर, और कौन सा इनका ये रिश्तेदार था, पैसा लेके जा रहा है, मारो और पैसा छीन लो। तो वही हुआ, बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया गया। ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा हिस्सा जो लूट का लेकर जा रहा था नादिर शाह, वो सिखों ने छीन लिया। ठीक है, जिन गुलामों को लेकर हिंदुस्तान के लोग गुलाम बना के लेकर जा रहा था जिनको, उनको भी सबको आज़ाद करा दिया। अब कहोगे सर नादिर शाह ने अटैक क्यों नहीं किया? नादिर शाह तो इतना स्ट्रांग था, क्यों अटैक नहीं किया? तो देखो उस समय पड़ रही थी यहाँ गर्मी, और सिख उस समय थे पावरफुल। दूसरी एक तो एनवायरनमेंट वाला इशू बताते हैं कि भाई गर्मी पड़ रही थी तो वो इतना नहीं झेल पाया। दूसरा रियल इशू है उस समय सिख की जो स्ट्रेटजी थी अटैक करनी, वो गुरिल्ला स्ट्रेटजी थी, यानी आए अटैक किए फिर छिप गए, आए अटैक किए फिर छिप गए। ठीक है, और नादिर साहब उस समय तक वीक हो गया था, इनके सामने उसकी चल नहीं रही थी सिख के सामने। ठीक है, तो बड़ा अमाउंट लूट का ये अपने पास रख लेते हैं, और नादिर शाह जैसे तैसे इंडिया छोड़ता है। अच्छा ध्यान रखना, उसके बाद भी नादिर शाह इतना पैसा ले गया था कि उसे 3 साल तक अपने ईरान में टैक्स की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसने टैक्स फ्री कर दिया था कि टैक्स चाहिए ही नहीं, इतना पैसा ले गया था। समझ गए? अब क्योंकि पैसा पहुंच गया है, तो मैंने तुमसे एक बात कही थी स्टार्टिंग में कि उस समय वहाँ पर 2 पॉलिटिकल पावर्स थी, ऑटोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। क्योंकि पर्शियन एम्पायर के पास पैसा आ गया, पावर्स आ गई, तो इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के साथ सीधी लड़ाई शुरू कर दी। और ऑटोमन एम्पायर उस समय डिक्लाइनिंग फेज में हुआ करता था। ठीक, लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि ऑटोमन एम्पायर फिर भी पावरफुल रहा पर्शियन एम्पायर से। कहा यह भी जाता है कि उस समय जो मोहम्मद शाह था इंडिया में, जो रंगीला, उसने छुपके, ठीक है, साइलेंटली मदद की ऑटोमन एम्पायर की नादिर शाह के खिलाफ। ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये 1739 में आप हारे थे, बुरी तरह हारे थे, बड़ा बेइज्जती के साथ हारे थे। नादिर शाह का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन नादिर शाह का एक बेटा था नसरुल्लाह। नसरुल्लाह ये मुगल एम्परर, मुगल
प्रिंस से शादी कर लेता है, तो इनके रिलेशन फिर आगे चल के स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है कुछ, और नादिर शाह अपना पूरा ध्यान ऑटोमन एम्पायर से लड़ाई में लगा रहता है, और ऑटोमन एम्पायर और नादिर शाह एट लास्ट 1747 में ख़त्म हो जाता है, मार दिया जाता है। नादिर शाह अपने ही सिपाहियों द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, नादिर शाह का एक चेला हुआ करता था, एक जनरल हुआ करता था, जिसको बोलते हैं हम अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, क्या बोलेंगे? अहमद शाह अब्दाली। ठीक, कौन था ये? नसरुल्लाह का जनरल अहमद शाह अब्दाली, सॉरी नादिर शाह का। नादिर शाह की डेथ के बाद अहमद शाह अब्दाली पूरी कमांड संभालता है। ठीक, और एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है, जिसको हम बोलते हैं दुर्रानी डायनेस्टी या दुर्रानी एम्पायर। तो सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ अच्छा अब्दाली, ये जिस ट्राइब से बिलोंग करता था उस ट्राइब का नाम था अब्दाली, तो उसके नाम के आगे अहमद शाह अब्दाली। फिर आगे चल के अब्दालीज ने अपने नाम चेंज किया, अब्दाली ट्राइब से दुर्रानी ट्राइब्स में कन्वर्ट हुए, लेकिन इसका नाम अहमद शाह अब्दाली ही रहा। ठीक है, तो इसको फाउंडर ऑफ दुर्रानी एम्पायर बोलते हैं, इसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान। ठीक, तो इसकी काफ़ी इज्जत है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की अफगानिस्तान में काफ़ी इज्जत है। ठीक, अब देखो ये अफगानी जो अब्दाली था, ये जब पावर में आता है, कब आता है? 1747 में, यानी उसके ख़त्म होने के बाद। जाहिर सी बात है, इसको ये पता था कि देखो पिछली बार हम मालिक यानी नादिर शाह के साथ गए थे तो इंडिया से बहुत पैसा लेकर आए थे, और अब ये खुद राजा बन गया है, तो इसको पता है कि जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो इंडिया चलो। इसने इंडिया पर 9 बार आक्रमण किया। ठीक है, 9 टाइम अटैक ऑन इंडिया। तो जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो चले आओ इंडिया, तो इंडिया तो खुली बैंक है ही, कोई फॉर्म भरना नहीं है, कोई अकाउंट खुलाना नहीं है। ठीक है, नादिर शाह का अहमद शाह अब्दाली का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है, और अहमद शाह अब्दाली की एक बड़ी जंग होती है मराठाओं के साथ, और वहीं से न्यूट्रलाइज हो जाता है। वो हम बाद में देखेंगे, मराठास देखेंगे तब। ठीक है, फिलहाल की स्थिति ये है। अब ये पूरे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली वाले प्रकरण से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है कि सेंटर वीक हो चुका है। आउटकम सेंटर इज वीक। ठीक, यानी मुगल एम्पायर इज वीक। बैटल ऑफ करनाल ये सिग्नल देता है उस समय के जितने भी छोटे छोटे राजा थे कि मुगल्स आर नॉट माइटिएस्ट, ये उतने पावरफुल नहीं हैं जितने ये पावरफुल किसी समय पर हुआ करते थे। जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो मुग़ल एम्पायर के बाहर जितने भी राजा थे वो सब अपने अपने एरिया को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, मुगल्स पर आक्रमण शुरू होते हैं, मुग़ल एम्पायर पर आक्रमण शुरू होते हैं और एरिया इंक्रीज होना शुरू होता है। साथ ही साथ ये सिग्नल देता है इंटरनल में भी, यहाँ पर जितने भी गवर्नर थे उनको ये ऑप्शन मिलता है कि वो भी अपने अपने जो स्टेट्स हैं, अपने अपने राज्य हैं, उनको ऑटोनॉमस बना सकते हैं, उनको कार्व आउट कर सकते हैं। इम्पैक्ट आपको ये रिजल्ट आपको ये देखने को मिलता है कि उस समय देखो जो स्टेट्स थे 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे। स्टेट्स वर डिवाइडेड इन पहला ऑटोनोमस स्टेट,
यानी पूरी तरीके से मुगल एम्पायर से फ्री, कोई खास लेना देना नहीं, कोई टैक्स नहीं देना, ऑटोनोमस स्टेट यानी इंडिपेंडेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैसूर, राजपूत, त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर। दूसरी कैटेगरी हम स्टेट्स की उस समय डिफाइन कर सकते हैं सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट यानी जो मुगल एम्पायर से टूटकर बनते हैं बाद में। एग्जाम्पल के तौर पे हैदराबाद को किसने बताया था, बसाया था निजाम उल मुल्क ने, ठीक है। हैदराबाद तुमने वो देखी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें वो निजाम के साथ समझौता करने जाता है वो बाजीराव, तो वही थे निजाम उल मुल्क, ठीक है। अवध, बंगाल, ये सब अवध, हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन पर रूल कौन करते थे, मुगल गवर्नर। लेकिन धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मुगल से टूटकर बनते हैं, ठीक है। तीसरा रिबेलियस स्टेट, जो इनका मुगल्स का विरोध करके बनते हैं, उनसे लड़कर बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बुंदेलाज, मराठाज, जाट, सिख, ठीक है। ये स्टेट्स, ये पॉलिटिकल पावर्स, ठीक। अब तुम देखोगे कि जब इनके बाद से दो चीजें बढ़ जाती हैं। एक तो रिबेल स्टेट, छोटे छोटे राजा विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। सक्सेसर स्टेट्स यानी जो उनके गवर्नर्स थे वो धीरे धीरे खुद को इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस की कैटेगरी में डालना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखना, नादिर शाह का दो इम्पैक्ट था। एक तो इंडिया के लोगों को, यहाँ के रूलर्स को सिग्नल देना कि हम वीक हो चुके हैं, आप अपने अपनी साइजेस इंक्रीज करिए। यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है इंडिया में। दूसरा, जो यूरोपियन पावर्स हैं, जो इंडिया से बाहर की पावर्स हैं, वो ये देखती हैं कि नाउ सेंटर इज गॉन, सेंटर जा चुका है, वी कैन एक्सपेंड, तो वो भी एक्सपेंड करना शुरू करती हैं। दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रूल, और क्योंकि उस समय सब अपने अपने आपस में लड़ रहे थे, तो उन्हें भी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। सो दैट वाज द रीज़न, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। कि यहाँ पर आपको एक सिग्नल ट्रिगर्ड होता है, और ध्यान रखना ये सिग्नल हमारा 1747 में ट्रिगर नहीं होता, ये ट्रिगर होता है हमारा 1739 में, बैटल ऑफ करनार, जो ये बताता है कि मुगल्स आर एट द वीकेस्ट पोजीशन। इनके बाद जो राजा आते हैं, ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद राजा आते हैं अहमद शाह बहादुर, आलमगीरी सेकंड, शाहजहां आलमगीरी, शाह आलम सेकंड, जो भी आते हैं, ये बस नाम के अलावा कुछ नहीं थे, ठीक है, और इनको याद भी रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मोहम्मद शाह आखिरी रूलर था जिसने लड़ाई की थी, और लड़ाई भी क्या ही बोलोगे, मैं तुम्हें बताया था बैटल ऑफ करनार कोई लड़ाई तो थी नहीं, है ना, वो तो सरेंडर इवेंट था, एक तरीके से गए और जाके सरेंडर कर दिया। ठीक, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लाजी यानी बंगाल किस तरीके से राइज करता है और किस तरीके से यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट आगे बढ़ता है, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया पर कब्जा करती है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।